हेलो और नमस्कार और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल कोर्टसे में। और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डोमेन में जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उसके बारे में जो भी श्रृंखला मैं चला रहा हूँ, उसी कड़ी में आज जो अगला जजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम ब्याज लेते हैं, मतलब कई सारे लोग ब्याज लेते हैं, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल्स हो, वो सारे ब्याज लेते हैं। हाउसिंग लोन होता है, कमर्शियल लोन होता है। तो जब ब्याज लिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट तो जो है, जो लेंडर्स है यानी कि अगर बैंक है या प्राइवेट लेंडर्स है, वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आज का मुद्दा जो है वो इसी इंटरेस्ट पे जुड़ा हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि क्या कोई बैंक आपको लोन पर लगे इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़कर उस बढ़ी हुई रकम पर दोबारा इंटरेस्ट लगा सकता है, यानी कि जो ऑलरेडी प्रिंसिपल अमाउंट है और जो लोन पे इंटरेस्ट है, ड्यू है, उसमें जोड़कर क्या इंटरेस्ट और लगा सकता है। और अगर आपने ईएमआई समय पर नहीं चुकाया तो क्या बैंक पीनल इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट वसूल सकता है क्या? मैं दोबारा से आप सभी को मैं ये पूछूं कि क्या कोई बैंक आपको लोन पर लगे इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़कर उस बढ़ी हुई रकम पर दोबारा इंटरेस्ट लगा सकता है? और अगर आपने ईएमआई समय पर नहीं चुकाया तो क्या बैंक पीनल इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट वसूल कर सकता है? इन सवालों का जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया था, उसके ज़रिए इसका हल निकाला। जजमेंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्र, जिसकी रिपोर्टिंग है साइटेशन 2002-1 SCC पेज नंबर 367। और ये जो फैसला है ये बोरोवर के लिए नहीं बल्कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एडवोकेट्स, लोन रिकवरी प्रोसीडिंग से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि प्रिंसिपल सम एडजस्ट का अर्थ क्या है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि प्रिंसिपल सम एडजस्ट का अर्थ क्या है, कब इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ा जा सकता है, पीनल इंटरेस्ट पर दोबारा इंटरेस्ट क्यों नहीं लगाया जा सकता, आरबीआई की क्या भूमिका है, और ये जो जजमेंट है बैंकिंग डिस्प्यूट में कैसे लाया जा सकता है या लगाया जा सकता है। तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्र एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ये जजमेंट है। 18 अक्टूबर 2001 को ये दिया गया था। उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो जजेस थे उन्होंने ये फैसला सुनाया था। 5 न्यायाधीशों की बेंच थी। तो मुख्य रूप से सेक्शन 34 सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी जो है, इसके इंटरप्रिटेशन का प्रश्न था। सेक्शन 34 सीपीसी जो है, अगर कोर्ट में डिक्री पास करते समय इंटरेस्ट देने का जो कॉन्सेप्ट है, या यूँ कहूँ कि जब किसी के फेवर में डिक्री दी जाती है तो सेक्शन 34 सीपीसी के तहत जो इंटरेस्ट दिया जा सकता है वो पावर हर कोर्ट को उस सेक्शन 34 के तहत मिलता है। लेकिन उस सेक्शन 34 में एक कैच है, एक कन्फ्यूजन है, एक विवाद है। द प्रिंसिपल सम एडजस्ट और सच प्रिंसिपल सम, अगर मैं लेमैन की भाषा में बात करूं कि जब बैंक रिकवरी सूट फाइल करता है तो इंटरेस्ट केवल ओरिजिनल लोन अमाउंट पर लगेगा, या सूट फाइल होने तक अक्यूज्ड
या जो डिफेंडेंट है और वैलिडली कैपिटलाइज इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल का हिस्सा माना जा सकता है। ये यहाँ पे मुद्दा था। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ कि मान लीजिए अगर मैंने आपको 10 लाख रुपए लोन दिए, कुछ समय बाद उस लोन पर 1 लाख रुपए ऑर्डिनरी इंटरेस्ट बन गया। यदि लोन एग्रीमेंट और बैंकिंग रूल्स के तहत निर्धारित इंटरवल पर उस ऑर्डिनरी इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ने की अनुमति देता है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 लाख जो प्रिंसिपल है प्लस 1 लाख, टोटल 11 लाख। अगले परमिजिबल पीरियड में इंटरेस्ट इस 11 लाख रुपए पर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसे इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन कहते हैं। यानी कि अगर हम 10 लाख का लोन देते हैं और उस पर जो है 1 लाख का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, तो अगला जो परमिजिबल पीरियड में अगर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो उस 11 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो ये मूलतः कॉन्सेप्ट है। इसे इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन कहते हैं। लेकिन मान लीजिए डिफ़ॉल्ट हो गया और बैंक ने 50,000 रुपये का पेनल इंटरेस्ट लगाया, यानी कि जो आपका जो 10 लाख प्रिंसिपल है प्लस 11 लाख रुपया 1 लाख रुपया इंटरेस्ट हुआ। अब इस इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करते हुए और डिफ़ॉल्ट हो जाता है और पेनल इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब यह प्रश्न है कि बैंक उस पेनल इंटरेस्ट को भी क्या प्रिंसिपल में जोड़कर उसके ऊपर फर्दर इंटरेस्ट लगा सकता है। ये मूल विषय था। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि नहीं, पेनल इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। तो ऑर्डिनरी इंटरेस्ट क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनरी इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट के बीच एक डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स जो है वो बताया। ऑर्डिनरी इंटरेस्ट कंपनसेटरी नेचर का होता है। इसका मतलब कि लेंडर ने अपने मनी बोरोवर को इस्तेमाल करने के लिए दी है। जब तक मनी बोरोवर के पास रहती है, लेंडर को उसके उपयोग से वंचित रहना पड़ता है। उस डिप्राइवेशन को कंपनसेशन ऑर्डिनरी इंटरेस्ट के रूप में दी जाती है। यानी कि अगर मैं आपको 10 लाख रुपया किसी को उधार देता हूँ, तो वो जो 10 लाख रुपया मैं जिसे भी उधार देता हूँ, और जब तक वो 10 लाख रुपया उस बोरोवर के पास रहता है, तो मैं जो कि लेंडर हूँ, वो मैं 10 लाख रुपया उसे यूज़ करने से या उपयोग करने से वंचित रह जाता हूँ। और जब मैं इस 10 लाख रुपए को यूज़ करने से वंचित रह जाता हूँ, तो उसे डिप्राइवेशन के तहत कंपनसेशन ऑर्डिनरी इंटरेस्ट के रूप में दिया जाना चाहिए। यानी कि देन आई विल बी एंटाइटल फॉर द इंटरेस्ट फॉर दैट डिप्राइवेशन ऑफ माय ओन मनी। इसलिए यदि कॉन्ट्रैक्ट बैंकिंग प्रैक्टिस और आरबीआई डायरेक्शन इसे अनुमति देता है, तो एक्रूड ऑर्डिनरी इंटरेस्ट को निर्धारित रेस्ट पर प्रिंसिपल में जोड़ा जा सकता है। ये रेस्ट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकता है, लेकिन वैलिडिटी लोन का नेचर कॉन्ट्रैक्ट और अप्लीकेबल आरबीआई डायरेक्शंस पर निर्भर करती है। तो व्हाट इज़ पीनल इंटरेस्ट? पीनल इंटरेस्ट का नेचर अलग होता है। पीनल इंटरेस्ट इसलिए लगाया जाता है कि बोरोवर ने समय पर पेमेंट नहीं किया या लोन को किसी कंडीशन का उल्लंघन किया। दो ही नेचर में पीनल इंटरेस्ट लगता है। या तो समय पे जो पैसा दिया है उसे चुकाया नहीं, या किसी टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन किया। यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत बोरोवर ने पैसा लिया और लेंडर ने वो पैसा दिया, उस टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन हुआ, इसलिए पीनल इंटरेस्ट लगाया जाता है। और इसीलिए पीनल इंटरेस्ट कंपनसेशन नहीं हो सकता, बल्कि डिफ़ॉल्ट के कारण लगाई गई एडिशनल लायबिलिटी या पेनल्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लिहाज से कहा कि पीनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज, अर्थात कि पीनल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में नहीं जोड़ा जा सकता, पीनल इंटरेस्ट के ऊपर फर्दर इंटरेस्ट नहीं लगाया जा सकता, और पीनल इंटरेस्ट को बार बार कंपाउंड नहीं किया जा सकता। ऐसा करना इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी।
और इस लिहाज से यह जजमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब प्रिंसिपल सम एडजस्ट का क्या मतलब होता है? ये जजमेंट के जो मेन पैराग्राफ्स है कि क्या प्रिंसिपल सम एडजस्ट का मतलब हमेशा वही ओरिजिनल अमाउंट है जो बोरोवर को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि प्रिंसिपल सम एडजस्ट का मतलब वो अमाउंट जो बोरोवर ने ओरिजिनली लिया, यानी लेंडर ने अगर 10 रुपये दिए हैं तो वो प्रिंसिपल सम एडजस्ट नहीं हो सकता। यानी ऑर्डिनरी इंटरेस्ट उसके ऊपर लगाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर परमिसिबल है तो। निर्धारित रेट्स पर वैलिडिटी कैपिटलाइज किया गया होगा तो, और रिकॉग्नाइज बैंकिंग प्रैक्टिस के अनुसार हो तो, और आरबीआई डायरेक्शंस के विरुद्ध ना हो तो इस लिहाज से प्रिंसिपल सम एडजस्ट का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। तो यह एक्रूड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ मिलाकर एक कंसोलिडेट अमाउंट बन सकता है। इस प्रकार सूट फाइल किए जाने की तारीख पर अदालत उस कंसोलिडेट अमाउंट को प्रिंसिपल सम एडजस्ट मान सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बैंक किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट को या पेनल्टी को प्रिंसिपल बताकर कंपाउंड कर सकता है। कैपिटलाइजेशन को कानून यानी कि पर्टिकुलर स्टैट्यूट, कॉन्ट्रैक्ट यानी जिसके तहत ये बोरोइंग और लेंडिंग हुई है, और आरबीआई की जो टोटल गाइडलाइंस है, इनके पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना होगा या इनके तहत ही इनकी कसौटी पर उन्हें सही उतरना होगा। अब आते हैं अगला मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्ट आफ्टर फाइलिंग द सूट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। सूट फाइल करने से पहले वैलिडली कैपिटलाइज ऑर्डिनरी इंटरेस्ट प्रिंसिपल का हिस्सा बनता है, लेकिन सूट फाइल होने के बाद वाला जो ड्यूरिंग द पेंडेंट लाई, यानी कि जब फाइल होता है और पेंडिंग होता है बिफोर द डिक्री कम्स इन, तो पोस्ट डिक्री इंटरेस्ट अदालत के डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। यानी कि अगर समझो मैंने 10 लाख का सूट किसी डिफेंडेंट के खिलाफ फाइल किया और आज फाइल किया, ऑब्वियसली जब तक उसका पूरी तरह से निवारण नहीं होता है, जजमेंट और डिक्री नहीं आती है, और वो डिक्री आने के बाद में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ा गया है। और पेंडेंट लीड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशन से डिक्री होने तक, यानी कि पेंडेंट लाई इंटरेस्ट का अर्थ है सूट के इंस्टीट्यूशन से डिक्री तक का इंटरेस्ट, और पोस्ट डिक्री इंटरेस्ट का मतलब है डिक्री होने से एक्चुअल रिकवरी ऑफ द पेमेंट तक का इंटरेस्ट। तो केवल इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल रेट देने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं है क्योंकि लोन एग्रीमेंट में वह रेट लिखा हुआ है। सेक्शन 34 सीपीसी के तहत जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्चुअल रेट, कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टी, प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए ये जो है पोस्ट डिक्री इंटरेस्ट, इसे कोर्ट इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ग्रांट करती है। और कमर्शियल ट्रांजैक्शन में अलग अलग कंसिडरेशन भी लागू हो सकते हैं, लेकिन जुडिशियल डिस्क्रेशन भी महत्वपूर्ण होता है। आरबीआई गाइडलाइंस आर मैंडेटरी एंड बाइंडिंग। तो इस जजमेंट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आरबीआई डायरेक्शन से संबंधित जो भी सेक्शन 21, यानी कि मैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 21 और 35A के तहत जो भी आरबीआई की डायरेक्शंस है वो स्टैट्यूटरी फोर्स है उसका। इसका मतलब ये है कि बैंक केवल लोन एग्रीमेंट के आधार पर आरबीआई डायरेक्शंस की अवहेलना नहीं कर सकता, यानी कि लोन एग्रीमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड आरबीआई डायरेक्शंस। यदि कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी इंटरेस्ट कंडीशन है जो बाइंडिंग आरबीआई डायरेक्शंस के विरुद्ध है, तो बैंक केवल कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर उसे चेंज को सही नहीं ठहरा सकता। यानी कि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफ दैट इज कॉन्ट्रैरी टू द आरबीआई डायरेक्शन, then bank cannot claim that it is valid because
दैट इज स्पेसिफिक टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि दैट इज अगेंस्ट द बाइंडिंग आरबीआई डायरेक्शंस। इसलिए बैंकिंग डिस्प्यूट में केवल लोन एग्रीमेंट जो है वही सब कुछ नहीं होता कि लोन का कैटेगरी क्या है, एप्लीकेबल आरबीआई सर्कुलर क्या कहता है, इंटरेस्ट कितनी बार कैपिटलाइज किया गया है, पीनल चार्जेस को अलग दिखाया गया है या नहीं गया है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस प्रकार से हुआ है। एग्रीकल्चरल लोन ने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लैरिटी भी दी कि एग्रीकल्चरल लोन जो है के संबंध में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर एडवांस में इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन ऑर्डिनरी कमर्शियल लोन की तरह मैकेनिकली नहीं किया जा सकता। ऐसे लोन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्रॉप साइकिल्स, एप्लीकेबल बैंकिंग प्रैक्टिसेस और आरबीआई डायरेक्शंस के अनुसार ही होनी चाहिए। इसलिए एग्रीकल्चर लोन में क्वार्टरली या अत्यधिक फ्रिक्वेंटली कंपाउंडिंग को केवल एग्रीमेंट के आधार पर सही नहीं माना जा सकता। हर मामले में एप्लीकेबल आरबीआई गाइडलाइंस, डायरेक्शंस और लोन की वास्तविक नेचर की जांच आवश्यक होगी एग्रीकल्चरल लोन में। तो बोरोवर के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्या है, यदि आप बोरोवर है और बैंक ने आपके विरुद्ध रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू की है तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इन बातों का जांच करें। पहला, क्या पेनल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ा गया है। दूसरा, क्या पेनल इंटरेस्ट के ऊपर फर्दर इंटरेस्ट लगाया गया है। तीसरा, क्या ऑर्डिनरी इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित रेट और रेस्ट के अनुसार कैलकुलेट किया गया है। चौथा, क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन एप्लीकेबल आरबीआई डायरेक्शंस के अनुरूप है। पांचवा, क्या बैंक ने सूट फाइल होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट को ऑटोमेटिक राइट की तरह क्लेम किया है। यदि पेनल इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया गया है तो बोरोवर अकाउंट को रिकास्ट करने की मांग कर सकता है, लेकिन केवल यह कहना है कि बैंक ने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाया है ये पर्याप्त नहीं होगा हमेशा के लिए। इससे पहले ये निर्धारित करना होगा कि ऑर्डिनरी इंटरेस्ट या पेनल इंटरेस्ट का जो कैपिटलाइजेशन परमिसिबल लीगली था या नहीं। और बैंक के लिहाज से क्या है इस जजमेंट का इम्पोर्टेंस, तो यह जजमेंट केवल बोरोवर के पक्ष में नहीं है, ये बैंक के उस अधिकार को भी रिकॉग्नाइज करता है जिसके तहत ऑर्डिनरी एक्रूड इंटरेस्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट पर कैपिटलाइज किया जा सकता है। इसलिए यदि लोन एग्रीमेंट में स्पष्टता है, क्लैरिटी है, इंटरेस्ट रेट और रेस्ट प्रॉपरली स्टिपुलेटेड है, कैलकुलेशन बैंकिंग प्रैक्टिस के अनुसार है और आरबीआई डायरेक्शंस का पालन हुआ है, तो ये जो ऑर्डिनरी एक्रूड रेस्ट इंटरेस्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट पर कैपिटलाइज किया जा सकता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो कैपिटलाइज ऑर्डिनरी इंटरेस्ट सूट की तारीख पर प्रिंसिपल सम एडजस्ट का हिस्सा बन सकता है। इसी प्रकार जजमेंट बोरोवर प्रोटेक्शन और लेजिटमेट बैंकिंग रिकवरी दोनों के बीच ये एक संतुलित यानी कि इक्विटी या बैलेंस का जो है वो कॉन्सेप्ट लेकर ये जजमेंट आता है। अब इस जजमेंट को हम आर्बिट्रेशन लॉ के कॉन्सेप्ट से अगर देखेंगे तो इस जजमेंट के बाद में एक और जजमेंट आता है, हैदर कंसल्टिंग यूके लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। हैदर कंसल्टिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 31 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंतर्गत आर्बिट्रल अवार्ड पर इंटरेस्ट की इंटरप्रिटेशन कर रखी है। वहाँ कोर्ट ने सम, ये जो सम का जो डेफिनेशन है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्र का जो सेक्शन 34 में प्रिंसिपल सम एडजस्ट से संबंधित रखा है। दोनों प्रोविज़न की लैंग्वेज अलग होने के कारण उनका एप्लीकेशन भी अलग है। इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्र के प्रिंसिपल को हर आर्बिट्रेशन मैटर में मैकेनिकली लागू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविज़न की भाषा देखनी होगी। और फाइनल लीगल पोजीशन क्या है इस जजमेंट के तहत, जो चार खाने में से कैटेगराइज किया जा सकता है।
पहला, हर प्रकार का कंपाउंड इंटरेस्ट अवैध नहीं होता। दूसरा, ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट को कानून, कॉन्ट्रैक्ट, बैंकिंग प्रैक्टिस और आरबीआई डायरेक्शंस के अनुसार कैपिटलाइज किया जा सकता है। तीसरा, पीनल इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने पर उस पर फर्दर इंटरेस्ट नहीं लगाया जा सकता। चौथा, सूट फाइल होने के बाद पेंडेंट लिट और पोस्ट डिक्री इंटरेस्ट अदालत के डिस्क्रिशन के अधीन होता है। यही कोर प्रिंसिपल है इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्रन के इस जजमेंट का। यदि मतलब अगर कंक्लूड करूँ तो इसे, यदि किसी लोन अकाउंट में पेनल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़कर उसके ऊपर फर्दर इंटरेस्ट लगाया गया है तो इस जजमेंट के तहत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उसके आधार पर उस कैलकुलेशन को चैलेंज किया जा सकता है। वह बैंक यदि ऑर्डिनरी इंटरेस्ट की वैलिड कैपिटलाइजेशन साबित कर देता है तो केवल इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट कहकर पूरी क्लेम को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। हर डिस्प्यूट का फैसला लोन एग्रीमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, एप्लीकेबल आरबीआई डायरेक्शंस और रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को देखकर किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये आज का वीडियो इस मुद्दे पर। अब मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में ऐसे ही किसी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कानूनी पहलू के ऊपर, जिसका फैसला एक लैंडमार्क जजमेंट के तहत उसमें कोई लीगल प्रेसिडेंट लाया गया हो। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय, सी यू अगेन।